हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी होम्योपैथी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लिमिटेशन क्या है। कौन से ऐसे केस है जिन्हें हमें ट्रीट करना है, कौन से ऐसे केस है जिन्हें हमें मना कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में एज ए डॉक्टर उतरो और आपको कि नहीं हम सारे केस ठीक कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। वन बाय वन करके पहले लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी देखते हैं। दोस्तों हम बता दें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये 20 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, इवन कभी कभी सेकेंड ईयर में, मोस्टली थर्ड ईयर में ही पूछा जाता है। तो लिमिटेशन आइए देखते हैं। इन इमरजेंसी केसेस, यानी कि ऐसे केसेस जहां इमरजेंसी हो, जैसे इन सडन एक्सीडेंट केसेस, फ्रीजिंग, ड्राउजिंग, कोई पेशेंट बिल्कुल फ्रीज कर गया है या फिर ड्राइंग हो गया है, डूब गया है, उसके बाद से आप कहो कि नहीं हम होम्योपैथी देंगे। फ्रीजिंग है, बिल्कुल उसकी शरीर जम गई है, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे आप होम्योपैथी नहीं देंगे। या फिर पॉइजनिंग हो गई है तो आप सोचो कि नक्स दे के हमको पॉइजनिंग काट दें, या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन दे के जिससे हम पॉइजनिंग को काट दें। ऐसा नहीं करना है आपको तुरंत उसको आईपीडी ट्रीटमेंट करवाना है, यानी कि तुरंत आपको उसको हॉस्पिटलाइज करना है, एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है। एस्फेक्जिया हो गया या फिर फ्रॉम सफोकेशन, किसी ने फांसी लगाने की कोशिश की या फिर बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो गई, सफोकेट हो गया, वैसे केसेस में भी आपको होम्योपैथी नहीं देना है। इमरजेंसी केसेस में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह हो गए, तब भी आपको वहाँ पे होम्योपैथी नहीं देना है, क्योंकि ऑर्गेनॉन में भी मना किया गया है कि एक्सीडेंट वगैरह जहाँ सर्जिकल केसेस हैं, आप उन जगहों पे जाके पहले आप जो उसका एक्शन है सर्जरी का है वो करवाइए। ऐसा नहीं है किसी का बोन फ्रैक्चर कर गया और आप बोलो कि हम सिम्फाइटम दे के जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको प्लास्टर चढ़वाइए, उसके बाद से बोलिए कि हाँ हम ठीक है आप कुछ देंगे। तो लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि केसेस विथ इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेज, ऐसे बीमारियां जो इरिवर्सिबल हैं, वापस नहीं आ सकती अपने स्टेज से। दवा खाएगा पेशेंट, उसी स्टेज पे रुकी रहेगी, लेकिन ठीक होकर वापस नहीं आएगा। दवा खाना इन द सेंस ऑफ हम एलोपैथिक दवा की बात कर रहे हैं, वैसे जगहों पे आपको होम्योपैथी नहीं देना है। जैसे ग्रॉसली डिरेंज वल्वुलर हार्ट डिजीज, वल्वुलर हार्ट डिजीज में कई तरह की वीएचडी होते हैं, तो आपको वीएचडी के केस में भी होम्योपैथी नहीं देना है। टू एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर की सिरोसिस हो गई, वहाँ पर भी आप नहीं ट्रीट करेंगे। कंप्लीट ऑप्टिक एट्रोफी, यानी कि कोई कंप्लीट ब्लाइंड हो चुका है, बिल्कुल उसको दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी कर गई है, वहाँ पर भी आप होम्योपैथी नहीं दे सकते। एडवांस मैलिग्नेंट कंडीशन, यानी कैंसर के केस में भी नहीं। और टीबी में तो आप गलती भी नहीं करिएगा कि टीबी के केस को आप अपने हाथ में ले लें, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। एडवांस टीबी हो या नॉर्मल टीबी हो, टीबी का केस WHO ने बिल्कुल मना किया है कि कोई भी डॉक्टर टीबी को ट्रीट नहीं करेगा, उसी जगह पे टीबी का जो टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। और क्या कमियां हैं लिमिटेशन में? इन केसेस वेयर एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज विल स्टिल परसिस्टेंट। दोस्तों जहां पर मेंटेनिंग कॉज है या फिर एक्साइटिंग कॉज जहां पे, वहां पर भी आप होम्योपैथी उतने अच्छे से वर्क नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को स्किन डिजीज है और वो स्किन डिजीज एलर्जी जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से हो रही है या उसको घर में रहने से हो रही है, डैम्प जगह से रहने के, लेकिन ऐसा काम है उसका उस जगह को नहीं छोड़ सकता, वो खाना नहीं छोड़ सकता, तब भी मेंटेनिंग कॉज मेंटेन है, ठीक है। अब किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हो और उसको आटे की दुकान हो, वो गेहूँ पीसता हो और बोलता हो मुझे गेहूँ के जो आटा निकलता आटे से डस्ट है और सर मैं वो चीज़ नहीं छोड़ सकता क्योंकि वही मेरी रोजी रोटी है, तो आप उस चीज़ को नहीं ठीक कर पाओगे, क्योंकि एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज मेंटेन है। जब जब वो डस्ट में जाएगा, आटे चक्की में जाएगा, तब तब उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे केसेस जहाँ एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज प्रेजेंट हैं, वहाँ पर भी हमारा लिमिटेशन है कि मेडिसिन एक्ट अच्छे से नहीं करेगी। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो आर्टिफिशियली, यानी कि बहुत से एलोपैथिक दवाइयाँ खिला खिला के बनाई जाती हैं, वहाँ पर भी उतना अच्छा लिमिटेशन है, अपना काम नहीं करेगा। इन केस ऑफ वेरी लो वाइटलिटी, जहाँ वाइटल फोर्स एकदम लो हो रहा हो या फिर ऐसा लग रहा है पेशेंट की वाइटलिटी अब ख़त्म हो जाएगी, बचेगा भी नहीं, इमरजेंसी है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाओ, वहाँ पर भी आप की होम्योपैथी की लिमिटेशन है कि वहाँ एक्ट नहीं करेगी। इन सम मेडिको सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिको सर्जिकल या फिर गायनिको सर्जिकल केसेस,
यानी कि मेडिकल सर्जरी, जैसे हमने बताया कि कहीं पर ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, आप कहो कि नहीं हम मेडिसिन से ठीक कर देंगे। मान लो कि वो ट्यूमर बहुत सीरियस है, ठीक है, डायफ्राम को प्रेस कर रहा है या फिर कोई ऐसे जगहों पे है जहाँ पे सर्जिकली उसको रिमूव ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे मेडिको सर्जिकल केसेस हैं। जैसे जीवी स्टोन है, होम्योपैथिक से कुछ लोग निकाल भी देते हैं, लेकिन जीवी स्टोन को आप पता है कि अगर आप मेडिसिन से निकालने की कोशिश करोगे तो आगे फंस सकता है, एम्पुला में फंस सकता है और पेशेंट की जान जा सकती है। ऑब्स्टेट्रिकल सर्जिकल में भी या फिर गायनेकल सर्जिकल में भी, जैसे फाइब्रॉयड वगैरह तो मान लो ठीक हो जाता है अपने होम्योपैथी से, लेकिन बहुत से ऐसे कैंसर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। उन जगहों पर भी आप की होम्योपैथी थोड़ी सी निराश कर सकती है। इन केसेस विथ प्रोलॉन्ग ड्रग हैबिट, ऐसे लोग जो पूरे ड्रग्स के हैबिट में आ चुके हैं, ऐसे जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूँ, जैसे किसी को डायबिटीज़ है और वो पेशेंट इंसुलिन पे हो, आप कहो नहीं आप इंसुलिन बंद कर दो, मैं होम्योपैथी दे रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं करिएगा। किसी का हाइपरटेंशन है और आप कहो कि नहीं आप दवा बंद कर दो, मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंसुलिन पे अगर बंदा है यानी कि ड्रग हैबिट है, पहले वो टैबलेट खाता होगा, अब इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो आप सोचो कि इंसुलिन बंद करके हम अपनी होम्योपैथी दें, तो ऐसी गलती कभी नहीं करिएगा। अदरवाइज आपको इडियोसिंक्रेटिक केसेस, ऐसे पेशेंट जो इडियोसिंक्रेटिक हैं, यानी कि हर एक छोटी सी भी मेडिसिन प्रूव कर जाती है, कितनों भी लो वर्ड पोटेंसी दो, कितनों भी कम डोज दो, उनको मेडिसिन प्रूव कर जाती है, उनको भी ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लिमिटेशन है। हम आगे एक चैप्टर लेंगे इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट को कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बताया गया है, डॉक्टर हेरीमैन सर ने भी बताया कि कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन इनको ठीक करना एक हार्ड टास्क है, कठिन होता है, ये लिमिटेशन के अंदर आता है। नो डिपेंडेबल प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन, हमारे पास कोई भी मेडिसिन ऑपरेशन के पहले, जैसे आप कहीं ऑपरेशन होने जा रहा है और आप सोचो कि हम ओपीएम दे के पेशेंट को सुला दें, ओपीएम 200 दे दिया, 30 दे दिया कि पेशेंट जो है बेहोश हो जाए, तो ऐसी अपन के पास कोई मेडिसिन नहीं है कि ऑपरेशन से पहले जाने के पहले खिला दिया जाए, या फिर इंजेक्शन जैसे कि कोई मेडिसिन दे दिया जाए कि ब्लीडिंग ना हो, टिटनेस ना हो, ऐसे हमारे पास कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के बाद से कोई और मेडिसिन दे दिया जाए कि पेशेंट को उस मेडिसिन की यानी एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, वो भी हमारे पास नहीं है। मतलब ये सब लिमिटेशन है, और लिमिटेशन के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि ये सब हमें मना करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये ओपीएम लेना, खा लेना और जाके सर्जरी करवा लेना, ऐसा नहीं करना है आपको। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई हमारे पास ऐसी दवा नहीं है, ठीक है। सडन पॉइजनिंग का केस ऐसा जैसे हमने बताया, किसी को स्नेक बाइट कर लिया, किसी को डॉग ने काट लिया, आप कहो कि नहीं आओ हम लैक्टेन और लैकेसिस नाजा बोथ्रॉप्स दे रहे हैं, ऐसा कतई नहीं करिएगा, पेशेंट की जान चली जाएगी। सांप काटने के बाद से आप नाजा दे रहे हो तो किताबों में लिखा है अलग बात है, लेकिन अगर आप दे दिए हैं तो पेशेंट की जान जा सकती है। उसको बोलिए जाइए आप एंटी वेनम का इंजेक्शन लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए लिमिटेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तक तो दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने बताया ये होम्योपैथी की लिमिटेशन थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एचपी फॉर होम्योपैथी। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का क्या लिमिटेशन है। अब तक मैंने होम्योपैथी का बताया कि ये चीज़ें नहीं करने हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मटेरिया मेडिका में क्या कमी रह गई है। दोस्तों आपको पता है कि डिफ़िकल्ट इन मेमोराइजिंग ऑल द सिम्टम ऑफ ऑल मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। दोस्तों आपको पता है कि एक सल्फर मेडिसिन अगर आप ले लें तो उसमें 16,000 सिम्टम है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 16,000 सिम्टम सल्फर के याद कर ले। सल्फर के याद करेगा तो बाकी मेडिसिन का क्या करेगा। लाइकोपोडियम है, सल्फर है, जितने भी पॉलीक्रश, नाइट्राम्यूर है, इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन है, आप इनके सारे सिम्टम नहीं याद कर सकते। तभी तो हमारे पास रिपर्टाइजेशन आया है। तो ये एक कमी है कि आप अपनी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के मेडिसिन के बारे में, इवन एक मेडिसिन भी आपको पूरे तरह से याद नहीं हो सकती। अगर हम पॉलीक्रश मेडिसिन की बात करें तो आप लाइकोपोडियम के सारे सिम्टम नहीं याद कर सकते, क्या उसके हेड में क्या है, माइंड में क्या है, इवन 1 बाय 1 करके क्या है। तो ये भी एक तरह से क्या है, लिमिटेशन है होम्योपैथी की, ठीक है। और होम्योपैथी की नहीं, मटेरिया मेडिका की। एक मटेरिया मेडिका का क्या है, लिमिटेशन है कि आप सारे सिम्टम 1 मिनट नहीं याद कर सकते। दूसरा क्या है, लैक ऑफ साइंटिफिक एग्जीट्यूड रिगार्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ आवर मटेरिया मेडिका।
अपना मटेरिया मेडिका कैसे एक्सप्रेस करती है, कैसे वर्क करती है, इसका साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक होता है ना कि आपने ऐसा दिया और इसने जाके इस जगह पे ऐसे काम किया, ठीक है। लेकिन अपने पास इस तरह का कुछ भी नहीं है। हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, हमने मेडिसिन दिया, वाइटल फोर्स पे जाके एक्ट किया। तो वाइटल फोर्स क्या है, आप दिखाओ मुझे खोल के बॉडी को, तो आप नहीं दिखा पाओगे कि वाइटल फोर्स क्या है, कैसे मेडिसिन वर्क कर रही है, ये आप नहीं बता पाएंगे साइंटिफिकली नहीं बता पाएंगे आप। WHO पूछ दिया कि हाँ आर्सेनिक एल्बम कैसे वर्क करेगी, तो आप नहीं बता पाओगे। आप एक ही गाथा गाओगे कि हाँ ये वाइटल फोर्स पे जाके एक्ट कर रही है, वाइटल फोर्स डिरेंज है, इसको अरेंज कर रही है। लेकिन साइंटिफिक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आप दिखाओ बॉडी के अंदर कहाँ वाइटल फोर्स है। तो ये थोड़ा सा अपने लिए क्या है, ये लिमिटेशन है। डिफ़िकल्ट इन एक्सरसाइजिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर सेंसेशन ऑफ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। सही बात है कि ड्रग प्रूविंग जब आप कर रहे हो तो हर छोटी से छोटी सेंसेशन एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है कि हमने ये दवा खाया तो क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं हमारे अंदर। ये सारी चीज़ों का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो बड़े चेंजेज आएंगे वो तो आप जान जाओगे, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ें आप कैसे पता लगाओगे इस मेडिसिन का खाने के बाद से हमारे अंदर ये चीज़ें आई हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए कमी है। ये भी लिमिटेशन ऑफ मटेरिया मेडिका के अंदर आता है। वेरी व्यू फीमेल प्रूवर, अपने पास वैसे भी आपको पता है कि मैक्सिमम मेडिसिन जो है प्रूव होती है मेल्स पे, इवन चिल्ड्रेन पे भी नहीं होती है, इन्फेंट पे भी नहीं होती है, क्योंकि इन्फेंट बता नहीं पाएगा, चिल्ड्रेन बता नहीं पाएगा। जो क्राइटेरिया है ड्रग प्रूविंग का फॉलो करने का, वो बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे। हर एज पे प्रूव नहीं हुआ है कि 10 साल पे बच्चों के लिए ये दवा होगी, 15 साल पे ये होगी, 25 साल वालों पे ये होगी, जैसे उनके पास होता है ना, वैसा अपने पास नहीं हुआ है। मेल प्रूवर पे ज़्यादा हुआ है और फीमेल पे बिल्कुल कम हुआ है। विद डिफिशिएंट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सेक्सुअल, वो भी ऐसे बंदों के ऊपर हुआ है जिनको ना उतनी एनाटॉमी आती थी, ना फिजियोलॉजी, ना ही सेक्सुअल ऑर्गन, लीडिंग टू इनकम्पिटेंट एंड ऑब्जर्वेशन, उतने तगड़े ऑब्जर्वेशन भी नहीं थे। तो ये भी मेडिसिन के प्रूविंग पे भी एक कमी है। आप ये वीडियो देख के निराश नहीं होइएगा कि सब कमी ही कमी बॉस आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी होम्योपैथी बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है, अब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। तो फीमेल प्रूवर हमारे पास बहुत कम थे और इवन चिल्ड्रेन भी कम है। हर एक एज ग्रुप के भी लोगों का नहीं पता कि कौन से एज ग्रुप पे कैसी मेडिसिन होगी। ओल्ड एज पे मेडिसिन कहाँ प्रूव होगी कि 80 साल का 70 साल का कोई बंदा है उस पर प्रूव करें कि देखें कैसा काम करती, तो उतनी ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है। सबसे बड़ा टास्क है टेकिंग केस इज कंप्लीट टास्क ऑफ डॉक्टरी, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि केस टेकिंग करो, 15-20 मिनट पेशेंट से उगलवाओ कि आपको क्या चीज़ें हैं, कैसे हुई, मॉडलिटीज़, बाकी केस टेकिंग के बारे में आपको पता है, थर्मल से लेके हर एक चीज़। तो ये पूछना भी बहुत बड़ा टास्क है। पेशेंट इसमें गलत बता दिया या नहीं सही से पता है, बहुत से इलिटरेट होते हैं, आप सपना पूछना चाह रहे हो समझ नहीं पा रहे हैं, मौसम कौन सा अच्छा लगता है थर्मल निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पूछ क्या रहे हो, क्योंकि उनको आदत है कि हाँ बीमारी बताया और दवा लिया। तो केस टेकिंग भी एक बिग टास्क है। और वैसे भी आपको बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें बोल नहीं पाते हैं, कोमा स्टेज में होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल लो वाइटलिटी में नहीं देना है, लेकिन मान लो कि पेशेंट केस नहीं देना पा रहा है, तब आप उसके ऑब्जर्वेशन पे दवा देते हैं और मैक्सिमम टाइम गलत भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पेशेंट सब चीज़ नहीं पहुँचा पा रहा है। अब टाइफाइड के लास्ट स्टेज में पेशेंट है और बिल्कुल वो बोल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे आप हर एक चीज़ नहीं पूछ सकते। तो कुछ केस टेकिंग में भी टास्क एक डिफ़िकल्टी है। मियाज़म वेरी एक्सटेंसिवली एंड वाइडली, अपना जो मियाज़म है आपको पता है कि काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मियाज़म को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मियाज़म के बेसिस पे दवा प्रिस्क्राइब करना, मियाज़म को समझना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो कि ये सबके बस की नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं थोड़े से स्कोप ऑफ होम्योपैथी का। इट इज़ ए साइंस ऑफ वाइटल डायनामिक, यानी कि अपनी होम्योपैथी वाइटल डायनामिक पे काम करती है, यानी वाइटल फोर्स के बेसिस पे काम करती हैं। हमें आज बीमारी जो पता है उसकी भी दवा पता है, और जो कल नहीं बीमारी है अगर उसके आप साइन एंड सिम्टम बता दोगे उसकी भी दवा हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वाइटल डायनामिक यानी कि हमें साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे हमें दवा पता चल जाएगी कि पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम आ रहा है, टोटलिटी बनाओ, ये मेडिसिन दे दिया जाएगा। आज से 50 साल बाद कोई बीमारी अगर नहीं आएगी
और उसके साइन एंड सिम्टम है तो आज ही आप उसके दवा बता दोगे, ठीक है। इट नीड फंक्शनल चेंजेज इन इंडिविजुअल पेशेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ डिजीज। फंक्शनल चेंजेज आपको नीड होती है, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या बता रहा है पेशेंट, टोटलिटी के बेसिस पे हम दवा देते हैं। अगर पेशेंट कुछ भूल भी गया है या फिर कोई और भी फंक्शनल चेंजेज हो रहे हैं तो भी बंदे का ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। होप फॉर होपलेस, ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपको लग रहा है कि अब सब जगह से हार चुके हैं, तो वहाँ पे आप होम्योपैथी ट्रीट कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो वाइटल डायनामिक्स है, हमें टोटलिटी वाइटल फोर्स क्यों डिरेंज हुआ, वाइटल फोर्स को अरेंज करना ही टोटलिटी के बेसिस पे बहुत ही आसान है। तो ये स्कोप है होम्योपैथी के। अदरवाइज आपको इतने सारे, आप कहोगे कि आप इतने सारे जो है लिमिटेशन बताया 12-13 और स्कोप तो 2 ही 3 बताया, ठीक है। आप स्कोप के बारे में, आप डायनामिक के बारे में काफ़ी डिटेल लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि क्रोनिक डिजीज़ के लिए होम्योपैथी काफ़ी अच्छा है, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आप होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। लिमिटेशन जानना ज़रूरी है, बाकी तो आप अच्छाई तो जानते ही हो अगर आपको होम्योपैथी से मोहब्बत है। अदरवाइज मैं सब चीज़ नहीं बोल सकता यहाँ पे। तो साइंस ऑफ वाइटल डायनामिक के बेसिस पे, तो दोस्तों ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी, तो आपको ये पता होना चाहिए। और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रैक्टिस में भी आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे चैनल पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को इसी तरह ईजी वे में, और मटेरिया मेडिका के बहुत से मेडिसिन हम अपलोड करते हैं डेली के डेली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे अच्छी बात है कि मैं मेडिसिन को बहुत कम और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेसिस पे मैं अपलोड करता हूँ कि लाइकोपोडियम है तो ये है, इसमें ये चीज़ें मिली तो लाइको सोच सकते हैं। बाकी तो रिपर्टरी आपको लेके जाएगी वहाँ तक। रिपर्टरी में आने के बाद से आपको लाइकोपोडियम कंफर्म करना है तो क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे पेशेंट को, ठीक है। ऐसे वीडियोज हम अपलोड करते हैं तो आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर करिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।